ये दिखाने की कोशिश करता है कि डबल इंजन की सरकार और डबल डोज देगी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमेशा कभी महिलाओं के साथ कभी युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। जो हमारी जो आज़ादी है, जिसको हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन मीडिया को सवाल पूछने की बजाय महिमा मंडल कर रहे हैं किसकी? मोदी की। प्रचार किसका कर रहे हैं? उस प्रचार मंत्री का। तो यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने इस बिल का विरोध खुलकर किया था, जिसकी वजह से 2009 के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाया। 2009 में पास हो गया होता तो 2011 की जनगणना में ये साबित हो गया होता कि महिला को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितना आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो ग्राम स्तर पे जो सरकारी विद्यालय है उसको बेचकर प्राइवेट हाथों में डालना, क्या यह नई शिक्षा नीति का ये क्या सही मापदंड है? क्या इससे गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे? जब नई शिक्षा के नीति के अंदर पैसे के बल पर शिक्षा मिलेगी तो कैसी शिक्षा? सर्व शिक्षा अभियान की जब धज्जियां उड़ाई जाएगी तो कैसी शिक्षा चाहिए? आप बताइए, जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा लेगा, अमीर को शिक्षा मिलेगा, गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगा, तो ये कैसा देश? पिछड़ी जाति के लोगों का, आदिवासियों का, दलितों का, महादलितों का और महिलाओं का, तो उनकी भागीदारी जब नोट आउट करता हूं तो कहीं ना कहीं उनके आंकड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी सरकार के अंदर होना चाहिए और सरकार के नौकरशाह के अंदर होना चाहिए। तो हम समझ सकते थे कि रणनीति के हिसाब से कोई विपक्ष का नेता जो कटघरे में खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही सामने आके खड़े हो गए कि ये जो महिला बिल है एक कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ धोखा है, धोखाधड़ी की जा रही है। और इसमें खुल के जो आई है उमा भारती जी खुल के आई है, जो कि एक खुद महिला है, जो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और वो खुल के मोदी जी से सवाल किया उन्होंने कि ये महिला बिल, ये कैसा बिल जिसमें कोई क्लैरिफाइड ही नहीं है कि ओबीसी कहां एडजस्ट करेगा और कहां एडजस्ट नहीं करेगा। इस महिला बिल में जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि डबल इंजन की सरकार और डबल डोज देगी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमेशा कभी महिलाओं के साथ कभी युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा इस महिला बिल के नाम पर इन्होंने बिल तो ला दिया नए सदन के अंदर, लेकिन नए सदन की गरिमा को जहां बनाए रखना चाहिए था, जहां पे खुलकर आना चाहिए था महिलाओं के साथ, लेकिन उस बिल पे कहीं न कहीं इन्होंने चुप्पी साध लिया। जनगणना के आधार पर इन्होंने चुप्पी साध लिया, चुनाव आयोग के उस पुनर्गठन पे सदन को लेकर इन्होंने चुप्पी साध लिया। कब से लागू करना है, कब से लागू नहीं करना है, बात यहाँ हाल ही में 6 महीने बाद चुनाव होना है 2024 के बाद, लेकिन उस 2024 में महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी नहीं होगी इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर नहीं किया। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं ने इसका सवाल खड़ा किया तो उन्होंने चुप्पी साध लिया और ये क्या बात को भटकाकर इंडिया गठबंधन पे लाकर इन्होंने क्या कह दिया, इंडिया गठबंधन में शामिल वो तमाम दल, तमाम नेता घमंडिया किस्म के हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन एक तरफ मोदी जी ही भारत को तोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा निरंतर क्षेत्रवाद के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, कभी महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने का काम करते हैं। उनके जो नेता शामिल है उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह पे क्या आरोप लगा हुआ है और जिसकी वजह से भारत को शर्मिंदा महसूस करना पड़ा। देखा होगा अपने ओलंपिक बॉक्सिंग संघ जो है उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को उन्होंने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। क्या भारत की शर्मिंदगी नहीं हुई वहाँ पे? क्या हमारे पहलवानों की जो उन्होंने तिरंगा को ऊपर उठाया, क्या वहाँ पे महिला का सम्मान बढ़ा? लेकिन आप महिला बिल लाकर क्या दिखाना चाहते हैं? महिला बिल लाकर आप ये बताइए, जो हमारी जो आज़ादी है, जिसको हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन मीडिया को सवाल पूछने की बजाय महिमा मंडल कर रहे हैं किसकी? मोदी की। प्रचार किसका कर रहे हैं? उस प्रचार मंत्री का। तो इससे क्या हो रहा है? भारत 2 भागों में बट जा रहा है। भारत 2 भागों में कैसे? सर आपने बोला कि मीडिया महिमा मंडन कर रही है। आप लोग सिर्फ बीजेपी की बुराइयां देख रहे हैं। अगर कोई चुनाव ही सही, लेकिन वो एक महिलाओं के लिए बिल तो ला रही है, और बिल ला रही है फिर आप लोग उसमें जो है कि कमियां लगते हैं ढूंढने, महिलाओं का समर्थन नहीं करते हैं आप लोग। महिलाओं का समर्थन करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे हमने सवाल उठाया। क्यों सवाल उठाया? जब 2009 में जब ये बिल आया था राज्यसभा में, जब ये पास हुआ था बिल, महिला बिल, तो यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने इस बिल का विरोध खुलकर किया था, जिसकी वजह से 2009 के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाया। आप सोचिए, अगर ये बिल महिला बिल 2009 में पास हो गया
होता तो 2011 की जनगणना में ये साबित हो गया होता कि महिला को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितना आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और ये 2014 में चुनाव में ये बहाल भी हो गया होता। लेकिन आज ये बिल चुनाव से 6 महीने पहले लाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? 2021 में भारत में जनगणना होना था, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी डर भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में जनगणना नहीं कराया, और आज तक उसका प्रस्तावना तक नहीं आया, उसका प्रस्तावित रणनीति तक नहीं आया। और आप बताइए, अगर आज भी अगर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है सेंसस को लेकर, तो आप समझ लीजिए उस जनगणना करने में ही 2 साल गुजर जाएगा। उसके बाद महिलाओं पर चर्चा और परिचर्चा होगा कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए क्षेत्र के आधार पे और संसदीय क्षेत्र के आधार पे। उसके बाद चुनाव आयोग एक पुनर्गठन टीम बनाएगी, और सदस्य टीम जब इसका पुनर्लोकन करेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि महिला को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने बस महिलाओं को और बहन बेटियों को राजनीति में और संवैधानिक तौर पे सदन के अंदर धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक बार नहीं किया है, इन्होंने अनेकों बार किया है, और अनेकों बार देश की जो देवी रूपी मानी जाने वाली कन्या के साथ इन्होंने हमेशा धोखा देने का काम किया है और उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप ये बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 2 महीने पहले मणिपुर के अंदर जब उनके साथ अभद्रता हुई थी, जब उनके साथ पीड़ित, जब उनके साथ एक मिनट सर, जैसा कि आपने बोला कि जो जनगणना की बात है, वो लोग बोलते हैं कि जनगणना में आप लोग जातिगत जनगणना की मांग करने लगते हैं, फिर ये दिक्कत हो जाती है। अगर वो किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज करती है, फिर उसमें आप लोग उंगली करते हैं। अगर वो जनगणना कराती है तो आप लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। कोई भी चीज़ अगर नई शिक्षा नीति लाती है उसमें आप लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। सिर्फ आप लोग बवाल खड़ा करने हैं कि किस अच्छा काम का सपोर्ट भी करेंगे? सुनिए पत्रकार महोदय, हम बवाल हम नहीं खड़ा करते हैं। आप जैसे कुछ जो पत्रकार लोग हैं जो मोदी की गोदी महिमा मंडली करने का कार्य करते हैं, और जो भारत मोदी जी का अच्छा काम गिनाना उनका महिमा मंडन हो गया। सुनिए, आप अच्छा काम क्या गिना रहे हैं? आपने कहा, क्या कहा? नई शिक्षा नीति। मैं कह रहा हूँ नई शिक्षा नीति में क्या आप जो ग्राम स्तर पे जो सरकारी विद्यालय है उसको बेचकर प्राइवेट हाथों में डालना, क्या यह नई शिक्षा नीति का ये क्या सही मापदंड है? क्या इससे गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे? ये सवाल नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्षेत्रीय भाषा में तो शिक्षा दे रही है ना। सुनिए, मैं कह रहा हूं जब नई शिक्षा के नीति के अंदर पैसे के बल पर शिक्षा मिलेगी तो कैसी शिक्षा? सर्व शिक्षा अभियान की जब धज्जियां उड़ाई जाएगी तो कैसी शिक्षा चाहिए? आप बताइए, जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा लेगा, तो ये कैसी शिक्षा भारत के अंदर? आप ये बताइए, अमीर को शिक्षा मिलेगा, गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगा, तो ये कैसा देश, कैसा एका वाला देश? आप ये बताइए, जिसके पास पैसा होगा वही क्या करेगा? कार्यपालिका को चलाएगा, और वही न्यायपालिका को चलाएगा, और वही सदन को चलाएगा, और जो गरीब तबके के जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आवाज नहीं उठेगी सदन के अंदर। तो ये कैसी शिक्षा नीति की बात करते हैं? अब आइए जनगणना पे। जनगणना की बात करता हूं मैं। आपने कहा जातीय आधार पे जनगणना, क्यों? तो मैं इसलिए कहता हूं जातीय आधार पे जनगणना, क्योंकि आज जब मैं कार्यपालिका के अंदर जब भागीदारी देखता हूं, मैं जब पिछड़ी जाति के लोगों का, आदिवासियों का, दलितों का, महादलितों का और महिलाओं का, तो उनकी भागीदारी जब नोट आउट करता हूं तो कहीं ना कहीं उनके आंकड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सवाल उठता है कि आप जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी सरकार के अंदर होने चाहिए और सरकार के नौकरशाह के अंदर होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन दिल से बताइएगा, 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमें तो लग रहा है आ रहे हैं। सुनिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि 2024 में मोदी जी आ रहे कि नहीं आ रहे। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मोदी जी के दिल पे हाथ रख के मत बताइएगा, क्योंकि मोदी की महिमा मंडल बहुत हो गया और देश की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है कि मोदी को 2024 में भगाना ही है। आपको जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अनुभव मिल ही गया होगा जब आप लोग फील्ड पे जाते होंगे। तब जब फील्ड पे आप लोग जब माइक लेकर जाते हैं ना, जब मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो वहां के जो निजी आदमी है, जो निजी जन है, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो आप लोगों को खदेड़ने का काम करते हैं। वहीं से आप लोगों को आंक लेना चाहिए कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, मोदी की या विपक्ष की। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, जुड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा भारत। चलिए ठीक है, पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं आदर्श गौतम, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।